जो पत्रकार है। पत्रकार एक मक्खी है जो आपके घाव पर बैठता है। घर चलाना और पत्रकारिता करना एक साथ नहीं हो सकता है। आपकी पत्रकारिता पे भी कई बार आरोप लगे हैं कि आप एक खास विचारधारा का समर्थन करते हैं। अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। ये सरकार का चरित्र जो है वो एक जैसा होता है। आप छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति, बिना किसी भाषा से बैर किए अपनी मम्मी से प्यार करना, छत्तीसगढ़ी से प्यार करना। छत्तीसगढ़ी भाषा का रिप्रेजेंटेशन मीडिया में क्या अच्छा हो रहा है? छत्तीसगढ़ के लोगों को उनकी भाषा में, उनके तरीके से, अपने लहजे में, अपने अंदाज में अगर कोई समाचार आसानी से समझाया जाए तो मुझे लगता है वो चीज़ ज़्यादा असर करे। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखना आपके लिए जज्बात हैं? तो पहला प्यार है, पहला इश्क है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी मूवी की है जिसमें आपने सुहाग, जिसमें आपने डायलॉग राइटिंग भी की है, जिसमें आपने एक्टिंग भी की है। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब पैसा वैसा कम मिलता है छत्तीसगढ़ी में, बहुत कम पैसे मिलते हैं। सिनेमा घर में पता चोरी भी होती है पैसे की। अच्छा। तो एलिट छत्तीसगढ़िया है ना, ये नासूर है, ये जोक है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। इस राज्य में जो बेहतर चीजें हैं उसको दिखाने की कोशिश है। इंडिया में मुस्लिम को विलन बना दिया गया ना, सारे हिंदू एक है ना जी। मुस्लिम को विलन बना दो, सारे हिंदू एक हो गए। अगर मुस्लिम विलन नहीं होगा तो हिंदू आपस में लड़ेंगे। अगर हिंदू आपस में लड़ेंगे, जातियां आपस में विभाजित होंगी, तो पॉलिटिकल पार्टी को समझ गई हैं, इसलिए ऐसे ही काम करती हैं कि मुस्लिमों को बना दो गुंडा, हिंदू हो गए एक। तो इस ऑपरेशन से क्या लगता है कि अब नक्सल से हमको मुक्ति मिल जाएगी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो ये कहती है कि ऊपर बहुत बड़े बड़े नक्सली बैठे हैं, नक्सलियों के सिंपैथाइजर्स बैठे हुए हैं जी जी, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं कुछ लाइन से कराना चाहूँगी। कलम से जो क्रांति लिखे वह दीप है अमोरा का, सच की लौ थामे चले बेटा है नवागढ़ धरा का। छत्तीसगढ़ी माटी जब बोले उनकी बोली में रस घुल जाए, देवेश तिवारी जैसे सपूत जन्मभूमि को गौरव दिलाए। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पत्रकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवेश तिवारी अमोरा जी। और आज हम उनसे जानेंगे जर्नलिज्म के बारे में, छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के बारे में, और उनकी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है सुहाग, उसके बारे में। थोड़ा बहुत हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में भी जानकारी डालेंगे। चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट देवेश तिवारी जी से। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि यूजुअली लोग अपने माताजी का नाम या पिताजी का नाम अपने साथ अपने नाम में लिखते हैं। हाँ। पर आपने अपने गांव का नाम क्यों चुना? जो आपने एक इंट्रोडक्शन में जो कहा ना कि जन्मभूमि, जी। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो अपने स्वर्ग को साथ में लेके चलने की इच्छा है। ये मेरा गांव मेरे लिए स्वर्ग है। जिस गांव में पैदा हुआ, यदि दुनिया में मुझे 4 लोग जानते हैं तो मेरा मानना है कि उनको मेरे गांव को भी जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने गांव के नाम को अपने साथ कैरी किया। और आज लोगों को समझ में आता है कि अपने नाम के साथ एक अलग चीज़ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि गूगल आपको अलग रैंक करता है। जी जी जी। तो ये मैं बहुत पहले समझ चुका था कि नाम के साथ अगर कुछ ऐसा कीवर्ड है जो किसी और के पास नहीं है, जी, तो वो कीवर्ड आपको अलग बना देगा गूगल के सर्चिंग में। अच्छा। तो ये दोनों कारण थे। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा है, रोचक भी है। आप जैसे एक छोटे से गांव अमोरा से आते हैं और फिर उसके बाद आप एकदम आपत्ति है। मैं हमेशा इस बात को रेखांकित करता हूँ कि गांव को हम छोटा सा बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप एक गांव से आते हैं, वो काफ़ी होगा। हाँ, ठीक है। आप एक छत्तीसगढ़ के गांव से आते हैं, अमोरा से, और फिर आप मीडिया की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो ये इस सफ़र के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। दरअसल अमोरा गांव जो है, वहाँ पर कोई पत्रकार वैसे बड़े हुए नहीं, ना कोई मेरे परिवार में पत्रकार है। जब मैं BCA की पढ़ाई कर रहा था बिलासपुर में, तो मुझे लगा कि ये कंप्यूटर की दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। यार, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। एक तो गणित में बहुत गधा आदमी हूँ, ठीक है। कृपांक से पास हुआ हूँ कई बार गणित में मैं, और कर रहा था BCA। बाद में फिर उसमें कोडिंग करना पड़ता मुझे बहुत, तो वो मेरे बस का भी नहीं था, मुझे पसंद भी नहीं था। मुझे पसंद नहीं था इसलिए मेरे बस का नहीं था। बाद में फिर मुझे ये बताया गया कि जर्नलिज्म जो है वो एक अच्छी दुनिया है, इसमें घूमना है, फिरना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है।
तो यही तो मुझे आता था पहले से, तो मैंने कहा ये किया जाए। तब मैंने तय किया कि नहीं भाई अब जर्नलिज्म करना है, और बिलासपुर से पढ़ाई की और परिणाम अच्छे आए। फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप, सेकंड सेमेस्टर टॉप, इस तरह से गोल्ड मेडल मिला। तब मुझे लगा कि नहीं, कोई भी इंसान पढ़ाई में अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको उसके कायदे का जो उसको पसंद है वो मिलना चाहिए बस। क्या है कि जर्नलिज्म जो है, जो पत्रकार हैं, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? पत्रकार, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पत्रकार के बारे में बहुत एक खींची हुई लकीर थी, इसमें कहा जाता है पत्रकार एक मक्खी है जो आपके घाव पर बैठता है। अच्छा। फिर आपको याद दिलाता है कि अपने घाव पर आपको मरहम लगाना है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, अब पत्रकार मक्खी तो है, लेकिन जब वो याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपके पैर में घाव है, कि सरकारी सिस्टम में यहाँ पर दोष है, तो लोग उस पर मरहम नहीं लगाते हैं, मक्खी को मार देते हैं और अपने घाव को नासूर बना लेते हैं। जी। तो समय बदल गया है अब। पहले जर्नलिज्म, अगर पत्रकार कुछ कह रहा है तो उसकी बात को नोटिस करती थी सरकारें। जी जी। मुझे याद है, मैंने एक स्टोरी की थी जो लोगों के हेल्थ से जुड़ी हुई थी, फलों में केमिकल के इस्तेमाल पे। तब उस समय एक हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करते थे, पुराना मंत्रालय था जो DKS हॉस्पिटल है वहाँ। मुझे बुला लिया फ़ोन करके। अच्छा। मुझे लगा डांटने वाटने बुलाए हैं क्या। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ, पत्रिका अखबार में काम करता था उस समय में, 2011 की बात है। जब वहाँ पहुँचा तो बढ़िया उन्होंने बैठाया, चाय वाय पिलाया। तो मेरे लिए एक मतलब नई चीज़ थी कि मंत्रालय के सेक्रेटरी बुला रहे हैं। आज की तारीख में किसी सेक्रेटरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके डिपार्टमेंट में क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। अब तो वो एक प्रोजेक्ट के जैसे बस देखा जाता है, और जो स्पॉन्सर्स होते हैं बस उनके पसंद के हिसाब से पत्रकारिता की जाती है। नोटिस करते हैं, नोटिस करके भूल जाते हैं। उसको समाधान करने के लिए किसी अधिकारी का ध्यान, विरले होंगे 1-2-4 जो ध्यान देते होंगे आज भी, लेकिन तब सब ध्यान देते थे। तब नेता ध्यान देते थे। अखबार पढ़ के मुझे पता लगता था कि क्या हुआ है। मतलब जशपुर के किसी गांव में अगर भूख से किसी आदिवासी की मौत हो जाती थी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार पढ़ के आना पड़ता था वहाँ। जी। अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं। अब कोशिश करते पहले खबर दबा दो, फिर विषय दबा दो, उसके बाद फिर सब कुछ ना दब रहा हो तो पत्रकार को ही दबा दो। तो फिर भी आप अभी आपके नज़रिए में पत्रकार के अंदर ऐसा क्या गुण होना चाहिए जो हमें मतलब ज़रूरी है कि वो एक एसेंस तो होना ही चाहिए एक पत्रकार के अंदर? एक पत्रकार को पत्रकारिता के अलावा अपने अर्निंग के अन्य सोर्सेज को खोजना आना चाहिए। ये पहला गुण होना चाहिए आज की तारीख में। उसके भीतर और कौन से गुण हैं, वो क्या, अब उसके भीतर से और क्या ऐसा मटेरियल निकल सकता है जिससे उसको पैसे की आवक हो जाए कहीं से। ये पहला गुण होना चाहिए। क्योंकि आप पत्रकार अगर अच्छे से पत्रकारिता करेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पत्रकार अगर अच्छे से पत्रकारिता करेगा तो कोई कंपनी उसको रखेगी नहीं। 2-4 ऑर्गेनाइजेशन अच्छे हैं देश में, लाइक इंडियन एक्सप्रेस। तो कितने पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस पहुंच पाते हैं? सब नहीं पहुंच पाते ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भरे पड़े हैं देश में जिनका फाइनेंस गवर्नमेंट से चलता है, और गवर्नमेंट को अगर आपकी खबर पसंद नहीं है तो आप पत्रकार सरकार के काम के तो नहीं हैं। अगर आप सरकार के काम के नहीं हैं तो फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम के भी नहीं रहेंगे। उस कंडीशन में आप अल्टरनेट मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वेबसाइट, उस पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके आय के सोर्सेस नहीं होंगे, आपको अपने खुद से डेवलप करना पड़ेगा जो करना होगा वो। तो इसलिए पहला चीज़ तो वही आना चाहिए उनको। या फिर घर से फाइनेंशियली इतने मजबूत हों कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाने वाली है तो आप लीडर पत्रकार बन जाइए। घर चलाना और पत्रकारिता करना एक साथ नहीं हो सकता है। नौकरी चल सकती है, पत्रकारिता की नौकरी आप कर सकते हैं, पत्रकारिता नहीं कर सकते। आपकी पत्रकारिता पे भी कई बार आरोप लगे हैं कि आप एक खास विचारधारा का समर्थन करते हैं। जाहिर है, और मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो लोग ये आरोप लगाते हैं या सोचते हैं उनके नज़रिए में लेफ़्ट और राइट के बीच में एक लकीर होती है जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। जी। तो इसका जवाब देने के बजाय स्वीकार करना बेहतर है, क्योंकि आज की तारीख में आप बैलेंस करके नहीं चल सकते हैं। आपको इस पार या उस पार होना पड़ता है। देश में तमाम पत्रकार आप देखिए 2 धाराओं में बट गए हैं। जब हम लोग जवान हो रहे थे तब हम लोग रमन सिंह को मुख्यमंत्री देख रहे थे। जी जी। और हमको लगता था कि हम लोग इन्हीं को देखते देखते चल बसेंगे दुनिया से। और युवा जो होते हैं वो आमतौर पर धारा के विपरीत चलते हैं। तो हम उस धारा के विपरीत चल रहे थे। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये इस गवर्नमेंट के वो, उसके पीछे रीज़न भी थे। लौंडीगुड़ा के किसानों को मैंने रोते हुए देखा था, जिनको मैं बहुत अच्छा माना करता था। उनकी सरकारों में आदिवासियों पे अत्याचार होते देखा तो मुझे ख़राब लगता था वो। तब मेरे विचार बदलते चले गए। उसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद का मेंबर था। उसके पहले मैं खपरगंज शाखा जाया करता था RSS में, है ना। लेकिन जब मैं देखा इन चीज़ों को तो फिर विचार बदले कि नहीं यार, अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। जी जी। मैं अगर किसी कॉलेज में किसी दल के छात्र संगठन से जुड़ा भी हुआ हूँ तो मुझे अंधा नहीं होना है। अगर मैं युवा हूँ तो
बुढ़ापे में हर कोई सेक्रीफाइस करता ही है, लेकिन जवानी में तो कम से कम बागी होना पड़ेगा आपको। तो फिर जब जर्नलिज्म किया तो उसमें वो छलकने लगा, तब लोगों को लगा कि नहीं ये हमारी धारा का नहीं, किसी और धारा का है। फिर दूसरी धारा में पहुंचे। दूसरी धारा में जो मुख्यमंत्री थे वो बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि उनके संघर्ष के दिनों में मेरा बीट वही हुआ करता था। तो रोज़ मिलना जुलना, बातचीत करना, कभी कुछ मशवरा मांगा दे देना, तो इसलिए लोगों को लगता था ऐसा। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि सरकार का चरित्र जो है वो एक जैसा होता है। तो अब मेरे लिए कांग्रेस और भाजपा और सपा और बसपा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सबका चरित्र जान चुका हूँ, सब एक जैसे होते हैं। जी, आप छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए बहुत जागरूक हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके पीछे छुपी भावना की क्या कहानी है? दरअसल जिस आदमी का रूट गांव में है, जो आदमी गांव से आता है, जिसकी माँ ने बचपन से उसको अपनी मातृभाषा में रिएक्ट करना सिखाया है, मतलब भाषा का सौंदर्य तो इतना बढ़िया है कि अगर आप पूरी बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, आप अगर आपके मुंह से आया निकल रहा है, हौ निकल रहा है, इदाई निकल रहा है, इसका आशय ये है कि आपकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। बिल्कुल। तो आदमी जिस भाषा में सपने देखता है वो सपना मतलब वही उसकी भाषा होती है। तो मेरे सपने छत्तीसगढ़ी में आते हैं। मतलब मेरे सपने में अगर कोई फॉरेनर भी आएगा तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी में बात करेगा। तो वो मेरी भाषा है, इसलिए बहुत प्यार है मुझे उस भाषा से। और भाषाई तौर पर इतना समृद्ध हमारी छत्तीसगढ़ी है। 1800 के दौर में छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा जा चुका था हिंदी से पहले। अच्छा। तो जब इतनी समृद्ध भाषा हमारी मातृभाषा है तो उससे प्यार करना नहीं, जुनून की हद तक जाके प्यार करना मुझे लगता है कि ज़रूरी हो जाता है। उसका आशय बिल्कुल नहीं कि हमें हिंदी से नफरत है, अंग्रेजी से नफरत है। बिना किसी भाषा से बैर किए अपनी मम्मी से प्यार करना छत्तीसगढ़ी से प्यार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपनी मम्मी से प्यार करते हैं दूसरे की मम्मी को बुरा थोड़ी कहेंगे, वो भी चाची है, मौसी है हमारी, है ना। तो ऐसा ही है कि छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारी माँ है ना, तो माँ से प्यार होगा ही। आप जैसे लोग ही छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को संजो कर रखे हुए हैं, और आप जो लेखन कार्य जो भी कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में ही रहता है। अर्पिता जी, दरअसल भाषा को संजोने का काम ना वो लोग कर रहे हैं जिनको हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी आती है, उसके बावजूद वो छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। उनके पास विकल्प है। ओके। वो चाहे तो हिंदी में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन अपनों से मिल करके जिनकी भाषा अपनी छत्तीसगढ़ी है उनके साथ अगर कोई हिंदी में बात करता है तो मुझे लगता है कि वो अपनी भाषा के साथ अन्याय कर रहा है। भाषा क्या है? कम्युनिकेशन का मीडियम है एक। लेकिन जो हमारा गांव है ना छत्तीसगढ़ का, वो हमारी भाषा को बचा के रखा हुआ है। हम लोग तो एक क्या कहते हैं उसको, शहर में रहने वाले वो लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर के भी बोल पाते हैं। बिल्कुल। वो कैमरे के सामने आकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भाषा को, संस्कृति को वो बचा रहे हैं। क्योंकि एक गीत अगर मैं लिखता हूँ तो उसका ऑडियंस जो है वो तो गांव में बैठा हुआ है, तो उनको छत्तीसगढ़ी वो पसंद आती है। तो दरअसल भाषा को, सिनेमा को, आर्ट को, कल्चर को बचाने का काम उसका दर्शक करता है। अच्छा। तो हमारा गांव हमको बचा के रखा हुआ है। आपने बहुत अच्छा एंगल बताया। छत्तीसगढ़ी भाषा का रिप्रेजेंटेशन मीडिया में क्या अच्छा हो रहा है? बहुत संघर्ष करना पड़ा है इसके लिए। अच्छा। मैं जी न्यूज़ में था उस दौरान जी। 8 साल लगभग रहा। कितना संघर्ष करने के बाद, कितनी कोशिश करने के बाद कि छत्तीसगढ़ी बुलेटिन शुरू हो जाता। मैं बार बार, जब मैं IBC 24 में था तो मैंने एक बुलेटिन शुरू कराया था पंचायती। वहाँ पर हमारे आउटपुट एडिटर हुआ करते थे अंशुमान शर्मा, उनको वो छत्तीसगढ़ी से बड़ा प्रेम करते हैं जी। तो अंशुमान शर्मा जी को रोज़ बोल कर रोज़ शाम बैठते थे हम लोग बोल के भैया छत्तीसगढ़ी बुलेटिन शुरू करते हैं। वहाँ पर एक बुलेटिन खबरों के लिए पहले से था, उसकी TRP अच्छी थी, बट डिबेट के कोई रेगुलर शो छत्तीसगढ़ में नहीं थे। अच्छा। तो फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए। रविकांत मित्तल वहाँ संपादक हुआ करते थे, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। तो एक दिन शाम को बैठे, प्रोग्राम का डिज़ाइन कर लिया, उसका नाम पंचायती मैंने रख दिया, सर को पसंद आ गया। आज भी वो बुलेटिन जब शाम को 6 बजे IBC 24 में आता है पंचायती, मुझे खुशी होती है कि इसका नाम मैंने रखा है। इसके पहले बुलेटिन में मैं बैठा था और एक कॉन्सेप्ट मेरा था, भले मैं उस चैनल में नहीं हूँ, लेकिन अपनी भाषा के लिए जो मैं कर सकता था वहाँ पर रह के मैंने किया। फिर जी न्यूज़ में आ जाइए, तो वहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद अब मैं IBC के पंचायती का TRP का लिस्ट जी न्यूज़ में दिखाता था। अच्छा। और वहाँ के जो छत्तीसगढ़ी बुलेटिन है उसका TRP दिखाता था अपने बॉस को, अपने CEO को, कि सर देखिए हम इसलिए पीछे हैं, छत्तीसगढ़ी हमारे यहाँ नहीं है। तो उनको लगा कि नहीं, बात तो सही है। फिर हमारे यहाँ फिर एक शो शुरू हुआ पहुनाई, हमर भाका हमर राज। तो ये सब शो शुरू करने के पीछे उद्देश्य यही था कि छत्तीसगढ़ी यहाँ भी इस तरह आ जाए। अब आज राज्य के 2 लीडिंग चैनल में छत्तीसगढ़ी बुलेटिन है।
छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू है, कोई भी होस्ट कर रहा हो आज उनको, लेकिन मुझे खुशी है ना कि मैंने शुरू कराया। बिल्कुल। तो हम जहाँ रहते हैं अपनी भाषा के लिए जो कर सकते हैं हमको करना चाहिए। बिल्कुल, जन्मभूमि हमारी हाँ, है, हाँ। तो ये हमारी कर्मभूमि भी है, हाँ। और हमारा कर्तव्य भी है। हाँ। आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में गीत लिखे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसके पीछे क्या कहा जाए, आज तक मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। आज तक केवल 2 लोगों के मरने पर मैं रोया हूँ। अच्छा। एक इरफान खान, पान सिंह जी, तोमर जी, वाले, जी। जब वो ख़त्म हुए तो मैं अकेले में बैठ के रो रहा था। और 2018 में जब लक्ष्मण मस्तूरिया जी का देहांत हुआ, जी, जी। तब मैं रो रहा था। अच्छा। उसके अलावा मुझे रोना आमतौर पर नहीं आता है। जी। मतलब कलाकार बहुत मरते हैं, कोरोना के बाद तो बहुत सारे कलाकार चले गए, लेकिन किसी से उतना प्रेम नहीं था कि जी, जी। आंसू निकले आपकी आँख से। लक्ष्मण मस्तूरिया जी के साथ मैं एक बार कविता पाठ करने गया था दिल्ली राजहरा। वहाँ पर उन्होंने मेरी हिंदी कविता सुनी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब रास्ते भर बातचीत छत्तीसगढ़ी में करते हुए गए, जी। और वहाँ जाके हिंदी कविता सुने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाबू तैं छत्तीसगढ़ी अच्छा को उठा था से यार, तो छत्तीसगढ़ी लिखना चाहिए। मैं कहा कैसे का कहा? मैं कहा तो ट्राई तो कर बे, बने हो जाए तौर से लिख दार बेते हैं। छत्तीसगढ़ी के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं वो। अच्छा। मतलब मेरे नज़र में तो मेरे फेवरेट हैं, और सबसे अच्छा वही लिखते थे छत्तीसगढ़ी। अच्छा। उनके बाद कोई उस तरह का लिख पाएगा मुझे संदेह है। उनके पहले जिन लोगों ने लिखा है उनमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मुझे प्यारी लगती हैं, लेकिन एक विचारक के तौर पर, एक छत्तीसगढ़ी को जीने वाले, बरतने वाले, ओढ़ने बिछाने वाले के तौर पर लक्ष्मण मस्तूरिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि लिखना चाहिए। मैं कोशिश की लिखने की, फिर छत्तीसगढ़ी में एड्स लिखे, जिंगल लिखे, फिर साथियों ने कहा कि नहीं तुमको लिखना चाहिए छत्तीसगढ़ी गीत। अचानक एक दफ़ा ये हुआ कि कुछ गीत मैंने लिख लिए पहले से, लिखने के बाद बैंक में पड़ा हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गीतकार हैं, गीत लिखते हैं लेकिन गीत वो बन नहीं पाते, उनके जो लाइन है उसको धुन नहीं मिल पाता है ना। तो सागर बोस एक हमारा छोटा भाई है, एक दिन उसके स्टूडियो में लोग बैठे हुए थे, उसने कहा भैया एक फिल्म का गीत आया हुआ है, जो लिरिकल पार्ट है वो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, आपको नया कुछ इसमें, मतलब धुन पहले से है, आपको खाली शब्द बैठाने। मैंने कहा ठीक है। तो नवा बिहान मूवी थी, तो उसके 2 गीत मैंने लिख दिए। वो गीत प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को अच्छा लगा गीत, तो एप्रिसिएशन मिला उधर से। दोनों गीत आए और बहुत अच्छे नहीं चले, लेकिन क्योंकि उसका धुन जो है वो थोड़ा हिंदी जैसा था, और गीत छत्तीसगढ़ी, कंपोजिशन अच्छा है, सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो छत्तीसगढ़ी फ्लेवर है ना, वो उसमें नहीं है। नहीं। क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की डिमांड थी कि इसको थोड़ा हमको अलग जैनजी के हिसाब से बनाना है। उसके बाद फिर अनुज भैया, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात तो खैर अनुज भैया हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन गीत के संदर्भ में तो कुछ लिखे इसका यार बता, तो मैंने उनको कुछ 2-4 गीत हमने सुनाए, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप गीत बनना चाहिए। फिर सावन सावन गीत आया। सावन सावन को ऐतिहासिक सफलता मिली, मतलब 2-3 दिन में ही लाखों लाख लोग देखने लगे उस गीत को, रील बनने लगे। तो मुझे समझ में आया कि यार लिखा पढ़ा लोग सुन रहे हैं, अब इसको जो है कंटिन्यू किया जा सकता है। फिर बीच बीच में गीत आते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे अपना लिखा पसंद गीत है वो अभी आया नहीं है। अच्छा। उसका इंतज़ार है, मतलब उसका शूट नहीं हुआ है, ऑडियो है। अच्छा। उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। इस फिल्म में जो गीत है सुहाग में, आठों पहर, ये गीत मुझे बड़ा पसंद था। ये देखिए 2 वीक हुआ है, 1 मिलियन क्रॉस हो गया गाना। जी, जी, लोग जी। सुन रहे हैं खूब इसको, काफ़ी अच्छे से। हाँ। चलिए अच्छा रहा, इस बहाने आप का हमने छत्तीसगढ़ी गीतों में आपका जो योगदान है वो भी देखने को मिला, और एक आपका एक प्रतिभा और सामने आई लेखन की। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखना आपके लिए जज्बात हैं या आपकी सामाजिक जिम्मेदारी? जिम्मेदारी नहीं है, चयन तो किस में आप लिखना चाहते हैं वो आपका चयन होता है। हिंदी भी ठीक है मेरी, हिंदी में भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी प्रेम है, मतलब पहला प्यार है, पहला इश्क है छत्तीसगढ़ी। क्योंकि दुनिया में साहित्य अलग अलग तरह का है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में अभी भी मुझे लगता है कि पढ़ने वाले लोग कम हैं। गीत सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं, छत्तीसगढ़ी पढ़ते कम हैं लोग। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी में लिखना जो है वो पहला इश्क है, उसमें अलग सुख है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मतलब अगर मुझे एक हिंदी कुछ कविता लिखने के लिए कहा जाए या हिंदी गीत लिखने के लिए कहा जाए तो समय लगेगा। छत्तीसगढ़ी में समय नहीं लगता है, मतलब आप उसमें भाव बहुत जल्दी 15 मिनट, कई गाने मेरे 15 मिनट में लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ उस 15 मिनट के लिए दिमाग को प्रिपेयर करने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन लिखने में अगर आप बैठ गए तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे काफ़ी होते हैं गीत के लिए।
जिन लोगों ने राइटिंग सीखी है उनका मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है। वो सब नैसर्गिक ही उतरता है अपने आप। आप बस बनाते चलिए, वो अपने आप बन जाता है गीत। कई बार तो गाड़ी में ड्राइव करते करते एक लाइन दिमाग में आया, आपने ऑडियो ऑन कर लिया और आप उस लाइन को, क्योंकि कार के अंदर कांच बंद है, बाहर का आदमी आपको सुन नहीं रहा है, कुछ भी गुनगुनाते रहिए, रफ करते चलिए। तो पता लगा आधे घंटे की रिकॉर्डिंग ऑडियो रखी हुई है। फिर कभी बैठिए, उसको आराम से टाइप कर लीजिए, जो लाइन खराब लगी मिटा दीजिए, जो लाइन अच्छी है उसको रख लीजिए, गीत बन गया। बढ़िया। आठों पहर भी गाड़ी में चलते चलते लिखी गई है। अच्छा। हाँ, बस एक लाइन दिमाग में आया था, आठों पहर लिख दो, मैं तोर नाव मत तोरे अगोरा है मोर गामा। आगे क्या करना कुछ नहीं पता था, लेकिन ये दिमाग में चल रहा था, ये 2 लाइन ऑडियो ऑन किया, हाँ बिल्ड हो गया। बढ़िया। मतलब तेली बांधा से घर पहुंचते हुए गाना तैयार था ये। हाँ। अच्छा, जब आप डायलॉग लिखते हैं या फिर आप गीत लिखते हैं, उस समय पर आप किस चीज़ से प्रभावित होकर के लिखते हैं? अपने अनुभव से या फिर लोगों से या यहाँ के लोकगीत से, किस चीज़ से प्रभावित होकर के लिखते हैं? अनुभव सबसे बड़ा होता है। अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता और अगर मैं गांव का देहाती नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाता। क्योंकि जब सावन सावन गीत में एक लाइन है, जैसे नांगर चले खेत माँ मया अंतस माँ धस जाही रे, तो मतलब जब पहली बारिश के बाद किसान नांगर लेके खेत में उतरता है तो जितनी खूबसूरती से वो ज़मीन के अंदर दाखिल होता है नांगर, उसी तरह से तुम्हारा प्यार मेरे भीतर दाखिल हो रहा है। तो इस उपमा को देने के लिए मुझे जानना पड़ेगा ना कि नांगर कैसे चलता है। तो सब अनुभव से होता है, अनुभव और आपकी कल्पनाशीलता, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। नवा बिहान की फिल्म में एक लाइन था कि चांद सही लागा चेहरा तो और बेनी मत है बांधे बादर। मतलब कोई स्त्री अपने चोटी में बादल को बांध के चल सकती है, ये सोचने के लिए कल्पनाशीलता भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, कुछ आपके अनुभव, शब्द का ज्ञान, और साथ में आप क्या सोच सकते हैं। किसी खूबसूरती को बताने के लिए सबसे बेहतर आप क्या सोच सकते हैं। और छत्तीसगढ़ी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मेरे गीत देखिएगा, मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, इश्क का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास इतना सुंदर माया शब्द है, माया शब्द, तो मैं क्यों इस्तेमाल करूँ। और हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, किसी की डिमांड होगी, नहीं भैया दिल चाहिए इसमें, जिगर चाहिए इसमें, प्यार चाहिए, सबसे आसान गीत लिखना है प्यार पे। प्यार, अधिकार, मनुहार, संहार, जो जो आप जोड़ते चलिए आर आर करके, वो सब गीत बन जाता है। तो हर पहला राइटर, जितने छत्तीसगढ़ी लिखने वाले आते हैं मेरे पास कि भैया मैंने कुछ नया लिखा है, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, मोला तोर से प्यार है, मोला इकरार है, तोर काबर इनकार है, यही लिखा रहता है उसमें। तो मैं परहेज करता हूँ कि जिस शब्द का ऑप्शन छत्तीसगढ़ी में है और अगर वो आपकी कल्पनाशीलता और आपके कौशल के बीच में आ रहा है तो हिंदी ना इस्तेमाल किया जाए, और जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ भाषा तो मिलजुल के समृद्धि होती है, नुकसान तो नहीं होता उससे। बिल्कुल। आपने अभी छत्तीसगढ़ी मूवी की है जिसमें आपने सुहाग, जिसमें आपने डायलॉग राइटिंग भी की है, जिसमें आपने एक्टिंग भी की है। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी तो मैं बहुत अभिभूत हूँ, मतलब मन ही मन बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि पहला सिनेमा एज अ डायलॉग राइटर और पिक्चर सुपर डुपर हिट। तीसरा वीक संडे को पाँव रखने की जगह नहीं थिएटर में। अच्छा। सोचे थे कि फिल्म चलेगी, इतनी चलेगी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं थी। डायरेक्टर को उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छी चलेगी। पहला अवसर था, भैया ने कहा कि डायलॉग देवेश तुमको लिखना है, 1-2 पन्ने दिए, इसको लिख के लाना। लिख के ले गया, फिर मैंने नरेशन किया, तो नरेशन में उनको मज़ा आया, बोले कि नहीं आप पूरा लिखोगे तुम। मैंने कहा पैसा वैसा कम मिलता है छत्तीसगढ़ी में, बहुत कम पैसे मिलते हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री, इसके ऊपर और आगे पना जाएंगे। जी। तो डायलॉग लिखे भैया ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है लिखा जाए, पूरे डायलॉग लिखे, मज़ा आने लगा इस पर। और अब जब थिएटर में जाके अकेले बैठ के, मैं इधर दर्शक हैं, इधर दर्शक है, आगे दर्शक, पीछे दर्शक, उनके बीच में बैठ के जब मैं सुन रहा हूँ कि एक पंच यहाँ पर मैंने मारा था लिखने के दौरान, वहाँ हंसी आ रही लोगों को, हंसी आ रही है। जब हीरो कहता है कि हम छत्तीसगढ़ी हम उनके प्यार मया होते, 2.5 आखर के नहीं 2 आखर के होते, पूरा होते, औरतें रो रही हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है उससे कि अपने आप को चेक करना है ना वो, तो कि मैंने जो लिखा था वो डायरेक्टर ने कितना निभाया, एक्टर ने कितना निभाया, और जब उन दोनों ने पूरा निभाया तो दर्शकों पे कितना उतरा, उसको जांचने का माध्यम था मेरे लिए। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि लोग रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं,
जब किसान वाला डायलॉग आता है तो लोगों के गूज़बम्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे खुशी हुई व्यक्तिगत रूप से कि यार हमारे लिखे में इतना प्रभाव पैदा हो रहा है, ये खुशी की बात है। आपने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी उसमें काफ़ी अच्छे हाँ। डायलॉग्स लिखे हैं। हाँ। और उसको प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से किया गया है हाँ। उस मूवी अनुज शर्मा अच्छे एक्टर हैं। इस फिल्म में एक्टिंग बहुत एक्टिंग निकला उनके भीतर से, नहीं तो उनके लिए एक्टिंग बाएं हाथ का खेल है। इस फिल्म में एक्टिंग करनी पड़ी है क्योंकि इसमें डायलॉग कम थे, अच्छा। इसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा थे। इसमें कई जगह पर आपको मुंह से कुछ नहीं कहना है, आपकी आंखें कहेंगी। जी। तो ये हीरो के सबसे मुश्किल काम होता है। डायलॉग बनाना आसान काम है, एक्ट करना उस सिचुएशन को समझ के वो मुश्किल काम है। तो अनुज शर्मा जी ने इस फिल्म में मतलब मज़ा हिला दिया है। नहीं, वैसे भी वो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा का आप भविष्य कैसा देखते हैं और उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? छत्तीसगढ़ी सिनेमा का भविष्य, मेरा रोल तो ऐसा रहेगा कि जब कोई मेरे पास आएगा और कहेगा कि नहीं भाई हमारे सिनेमा में डायलॉग आप लिखिए या गीत लिखिए, तो मैं लिखूंगा। और मेरा पहला प्यार आज भी जर्नलिज्म है, कल भी रहेगा। गीत लिखता हूँ, किसी को चाहत होती है गीत की तो मैं दे देता हूँ लिख करके, और अच्छे पैसे लेता हूँ। अच्छा। छत्तीसगढ़ के जितने गीतकार हैं जी जी। उनमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पैसे मैं लेता हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे इस बात की खुशी है। जी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पैसे लूँगा तो जो लोग कम पैसे ले रहे हैं वो भी ज़्यादा पैसे लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं अपना दाम बढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर आपको एक्सक्लूसिव रहना है, आप कम लिखते हैं, मुझे पता है मैं कम लिखूंगा, अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, तो फिर आपको अपना दाम बढ़ा के रखना पड़ता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ सिनेमा का रेवेन्यू मॉडल उतना अच्छा नहीं बहुत है। मुश्किल है। अगर आप 100 रुपये के टिकट खरीदते हैं तो जो फिल्म बनाने में जो जिस आदमी ने पैसे लगाए उसको केवल 30 रुपये मिलते हैं। 70 रुपये जो है वो टैक्स में चला जाता है, प्रमोशन में चला जाता है। फिल्म मतलब जो निर्माता पुराना को मॉडल जो चला आ रहा है आज भी वही मॉडल चल रहा है। मैं और कहना चाहता हूँ कि सिनेमाघर में पता चोरी भी होती है पैसे की। अच्छा। हाँ, बहुत सिनेमाघर ऐसे हैं कि आपको बताएंगे कि 14 लोग आज इस शो को 14 लोग देखने आए थे, और फिल्म को देखने के लिए पता लगा वहाँ 43 लोग बैठे हैं। बाकी लोगों का पैसा कच्चे में बिल फटा। अच्छा। उसमें आपको 30 रुपये भी नहीं आए, वो पूरा पैसा वो चोरी में चला गया। तो ये चोरी भी होती है सिनेमाघरों में। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बार बार पकड़े भी जाते हैं चोरी करते हुए। तो चोरी करते हैं लोग। मल्टीप्लेक्स में जो पिक्चर देख रहे हैं, थिएटर में जो देख रहे हैं, ऑनलाइन बुक करा के, वो पैसे चोरी नहीं होता। तो मैं तमाम छत्तीसगढ़ियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिनेमा देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका इंटरटेनमेंट के लिए दिया गया पैसा फिल्म बनाने वाले की जेब में जाए, पूरा जाए, टैक्स काट के जितना बचता है उसके हिस्से में जाए, तो आपको बुक माई शो वगैरह से ऑनलाइन टिकट बुक कराना चाहिए। कैश आप काउंटर में देंगे तो जरूरी नहीं है कि उस पैसे का हिस्सा उस प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा। अगर वो पैसा चोरी होगा तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी सिनेमा बनाने की। फिर एक अच्छी मूवी आप एक ही बार देख पाएंगे, दोबारा उम्मीद मत करिए कि अच्छा सिनेमा आप देख पाएंगे। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ी मूवी जो है वो देखने के लिए दर्शकों को आना चाहिए। मतलब मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, आई डोंट लाइक छत्तीसगढ़ी सिनेमा, आप देखने ही नहीं आएंगे तो आदमी बनाएगा कैसे? बिल्कुल सही बात है ना। और कुल मिला के सिनेमा की स्टोरी एक जैसी ही होती है। सब में लव स्टोरी होगी, लव स्टोरी को कहने का ढंग अलग होता है। भाई प्यार तो सबको ही होता है, सबकी शादी ही होती है, लेकिन सबकी कहानी अलग अलग होती है ना। उसी तरह से उस कहानी को कहने का ढंग अलग होता है। तो मैं छत्तीसगढ़ी के चाहने वालों से, छत्तीसगढ़ी से प्यार करने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखेंगे तो पहले आपका सिनेमा मरेगा, फिर आपके गीत मरेंगे, फिर आपकी भाषा मरेगी, फिर आपकी संस्कृति मर जाएगी। तो इसलिए जहाँ छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को अपने घरों में बुलाना चाहिए। अब जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप वो इंस्ट्रूमेंटल गीत बुला लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, उतने ही पैसे में जितना आप अतिरिक्त चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग छत्तीसगढ़ के दाऊ हैं, अपने घर में बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और बेफिजूल की चीज़ों में वो खर्च कर देते हैं। इवेंट बनाते हैं कि वो एक गेस्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर रूस की एक लड़की ऐसे पानी छिड़क रही है, क्या इत्र छिड़क रही है। तो उस पैसे को उधर खर्च ना करके छत्तीसगढ़ के कलाकारों पे खर्च कीजिए। अपने घर के बड़े फंक्शन में छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भागीदार बनाइए, उनके लिए एक अच्छा मंच बनाइए। उनको सुनने के लिए आपके घर में जो गेस्ट आए हैं वो सुनेंगे, वो क्वालिटी कंटेंट देंगे वहाँ पर, भीड़ वाला कंटेंट नहीं देंगे आपको। आप चाहेंगे उस बीच में कुछ हिंदी गीत भी अच्छा गाते हैं वो भी हो जाएगा। तो आपको अब छत्तीसगढ़ी कलाकारों की मदद करने के लिए आगे आना पड़ा। असल में छत्तीसगढ़िया जो लोग पैसे कमा चुके हैं ना, वो अब एलिट हो रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ी में बात ना करें, अंग्रेजी में बात करें। सिखाना चाहिए ना, अंग्रेजी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए, छत्तीसगढ़ी सिखाने में क्या नुकसान है। तो वो जो एलिट छत्तीसगढ़िया है ना, ये नासूर है, ये जोक है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। एलिट छत्तीसगढ़िया जो महंगी कार में घूमते हैं, जो फ्लाइट में सफ़र करते हैं,
जिनके पास ठीक ठाक पैसे आ चुके हैं, इसके बावजूद वो अपनी भाषा के प्रति उनके मन में प्रेम नहीं है। उनके घर के किसी फंक्शन में छत्तीसगढ़ी कलाकार दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बुलाते नहीं हैं। बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे वो? बिल्कुल। आप थोड़े पैसे उनको दीजिए, उनके आर्ट फॉर्म को भी। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में एक और कल्चर नहीं है। डिनर में कैसे बुलाते हैं हम लोगों को कि एक फैमिली आप आ जाइएगा और हमारे घर के लोग हो गए, बैठे टेबल डाइनिंग टेबल में, थोड़ी देर खाना खाए, फिर अपने अपने विषय से जुड़े बातचीत किए चले गए। बड़े शहरों में या दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता है। 8-9 फैमिली एक साथ आते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, अपने भाषा के कलाकार को बुलाएंगे, खाना खा लिए, फिर 2 घंटे बैठ के गीत सुनते हैं। तो आप उम्मीद मत करिए कि उसमें कोई बहुत बड़ा कलाकार आएगा, लेकिन जो स्ट्रगलर है, जो इन दिनों अपनी आवाज़ को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, उसको 2 पैसे मिलेंगे ना, ताकि वो आगे सर्वाइव तो कर पाएगा अपने लैंग्वेज के साथ। बिल्कुल। तो ये इस कल्चर को छत्तीसगढ़ में लाने की ज़रूरत है कि आपके घर के फंक्शन के भागीदार भी कलाकार हों। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है सीजी बॉक्स, उसमें आप किस तरीके का कंटेंट प्रस्तुत करते हैं और उसको लेकर आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? अपने भीतर का जर्नलिज्म मरने ना पाए, इसलिए सीजी बॉक्स को बनाया गया है। सीजी बॉक्स में राज्य के हर वो बड़े मुद्दे जहां पर आपको लगेगा कि इस पे कोई नहीं बोल रहा है, वो सीजी बॉक्स में आपको दिखाई देगा। क्राइम की खबरें सो थोड़ा परहेज है मुझे। मेरा मानना है कि आप ज़्यादा क्राइम देखेंगे तो आपका दिमाग भी क्रिमिनल की तरह होने लगे। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप, अगर मैं दिन भर दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ में ये क्राइम ये क्राइम ये क्राइम ये क्राइम, तो लोगों को क्या लगेगा हमारा क्रिमिनल प्रदेश है पूरा। राज्य की छवि प्रभावित होती है इससे। बिल्कुल। दिन भर नक्सल 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 करेंगे, लोग डरेंगे हमसे। इस राज्य में जो बेहतर चीज़ें हैं उसको दिखाने की कोशिश है। और मैंने लंबे समय तक पॉलिटिकल जर्नलिज्म किया है, तो पॉलिटिक्स आज भी मेरा फेवरेट विषय है। तो उस पर मैं खबरें बनाने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें देश में घट रही हैं उसको आसान भाषा में, आसान तरीके से छत्तीसगढ़ के लोग समझ पाएँ, अपनी भाषा में उनको बताने की कोशिश होती है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 60% छत्तीसगढ़ी कंटेंट लोगों को मिलता है और कुछ % हिंदी मिलता है। जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती लेकिन उनके भीतर ज्ञान है, तो उसको निकालने के लिए हिंदी की ज़रूरत है। तो इस तरह की कोशिश होती है और अच्छा प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी लोग प्यार करेंगे। फाइनेंशियल मॉडल थोड़ा मुश्किल है शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ में, लेकिन लड़ रहे हैं, समझ जाइए, करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी लोगों के लिए 100 ऑप्शन है। जी। अगर आपको कोई न्यूट्रल मीडिया देखना है तो आपके पास ललन टॉप है, आज तक है, देश के बड़े बड़े संस्थान हैं जिस पर आप आराम से छत्तीसगढ़ के लोगों को उनकी भाषा में, उनके तरीके से, अपने लहजे में, अपने अंदाज में अगर कोई समाचार आसानी से समझाया जाए तो मुझे लगता है वो चीज़ ज़्यादा असर करेंगी। बिल्कुल। तो इसलिए वो कोशिश है मेरी। और दर्शक वर्ग, आप किसी एक छत्तीसगढ़ी गाने का जो चैनल है, गाने के चैनल, उनको देखिएगा 63 लाख तक फॉलोअर हैं उनके, सब्सक्राइबर। तो इन 63 लाख लोगों के पास कोई अपना चैनल है क्या? तो मेरी कोशिश है कि सीजी बॉक्स को उनका चैनल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। हाल ही में अभी आपने एक न्यूज़ चलाई, नक्सल ऑपरेशन जो कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चल रहा है उसको लेकर के, और इस विषय पर हम हमेशा ही बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल का बहुत प्रभाव रहा है। तो इस ऑपरेशन से क्या लगता है कि अब नक्सल से हमको मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो ये कहती है कि ऊपर बहुत बड़े बड़े नक्सली बैठे हैं। अच्छा। जो मैंने सीजी बॉक्स की खबर में बताया भी है, लेकिन इंटेल को ही सब कुछ नहीं माना जा सकता। यदि ये सफल होता है ऑपरेशन और उसमें सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि तेलंगाना की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं है, जी जी, छत्तीसगढ़ की ओर से पूरा सहयोग है। तेलंगाना तो वार्ता की बात कर रहा है। अच्छा। तेलंगाना में नक्सलियों के सिंपैथाइजर्स बैठे हुए हैं, जी जी, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बातचीत से हल निकले। अभी तक कहाँ थे आप बातचीत करने के लिए? आपको आना चाहिए था। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या होगा उसकी चर्चा अभी से हो रही है। उजड़ेगा बस्तर, हमको ही पता है। पहाड़ के पहाड़ खोद लिए जाएंगे। नक्सलियों के डर से उद्योगपति जाने डरते हैं आज वहाँ। तो जब उद्योगपति जाएंगे तो ऊंचे पहाड़ को गहरी झील बनाएंगे, वो लोहा निकाल निकाल करके। जरूरत है देश की वो, लेकिन किस शर्त पर? पूरे जंगल तबाह कर देंगे तो फिर क्या ही बचेगा छत्तीसगढ़ के पास जी। तो खैर वो बात का विषय है, उससे हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ लेंगे। वहाँ के आदिवासी भी, इस राज्य में जल जंगल जमीन से प्यार करने वाले भी, हम सरकारों से लड़ लेंगे, उद्योगपतियों से लड़ लेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, है ना जी। पत्रकार अपनी कलम से लड़ लेगा, लेकिन वो बात का विषय है। पहले तो जो हमारे माथे पे कलंक है लाल रंग का, है ना, नक्सलवाद का, उसको मिटाना जरूरी है। तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ है। जो भी आदमी सरकार के खिलाफ, सरकार कहने का आशा व्यवस्था के खिलाफ बंदूक उठाता है, उसका एक ही विकल्प होना चाहिए, उसको बंदूक से मार देना चाहिए। जो इस समय छत्तीसगढ़ की पुलिस, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जो कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसकी जरूरत बहुत पहले से थी। हालांकि ऐसा नहीं इसमें दूसरी सरकारों का योगदान नहीं है। पहले की सरकार, आप रिले रेस देखते हैं, रिले रेस, एक आदमी रिले लेकर आता है, दूसरे को देता है, फिर वो पकड़ के दौड़ता है। नक्सलवाद की लड़ाई रिले रेस ही है।
उसमें अगर एक भी कमज़ोर होता तो ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। तो नक्सलवाद से जितनी सरकारें अब तक आई, सबने लड़ाई की है और सबने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, सबने अपने जवान खोए हैं, तो सबने कुछ ना कुछ खोया है। तो ये साझा लड़ाई का असर है कि अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। होता है आखिरी में जो लेके जाता है फीते में उसके कंधे पे आता है, फीता जो है उसके कंधे पे लगेगा। तो ये अमित शाह के कंधे पर लगेगा, ये फीता विजय शर्मा के कंधे पर लगेगा। लेकिन पीछे की लड़ाई में अजीत जोगी भी हैं, रमन सिंह भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं, मनमोहन सिंह भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो लेकिन सेहरा जो बंधेगा वो अभी के लोगों पर बंधेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेहरा किसके माथे पर बंधने जा रहा है नक्सलवाद की समाप्ति का। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, ताकि टूरिज्म वहाँ खुलेगा, रास्ते खुलेंगे टूरिज्म के, लोगों को अच्छे पढ़ाई लिखाई के अवसर मिलेंगे, सड़क बनेगा, पुल पुलिया बनेगा, राशन दुकान खुलेंगे, क्या कुछ नहीं होगा बस्तर में अब। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत रिच है, लेकिन शायद अभी तक उतना पर्यटन में या किसी ऐसी चीज़ में उसका उतना अपलिफ्ट नहीं किया जा रहा। बजट नहीं है ना, आप समझिएगा पर्यटन क्यों विकसित नहीं होता है। जो पर्यटन मंत्री होते हैं वो पर्यटन के जो जिस चीज़ को वो दिखा के दर्शक मतलब पर्यटक बुलाने हैं उसकी फोटो छोटी होगी और उस विभाग के मंत्री की फोटो इतनी बड़ी होगी, तो मंत्री के मुंह को देख के कौन आदमी देखने आएगा पर्यटन को हमारा। आपको टूरिज्म को अंग्रेजी भाषा में विदेशों में प्रसारित करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सुंदर जगह है, सतरंगा है, मैनपाट है, बस्तर है ना, संकरी डंकरी नदी है, जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ढोलकल है, इन तमाम चीज़ों को आपको वीडियो के जरिए ये बना करके विदेशियों को दिखाना पड़ेगा अंग्रेजी भाषा में कि आप आइए हमारे यहाँ देखिए क्या कुछ सुंदर है, तब तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर नेता मंत्री के मुंह को दिखाते रहते हैं, एक बार पर्यटन दिवस मनाते हैं, कहाँ से डेवलप होगा हमारा पर्यटन। और छत्तीसगढ़ का पर्यटन ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे ये कह दीजिए कि आइए देखिए चले जाइए। हमारे बस्तर का जो नृत्य है जिसमें लोग माड़िया डांस करते हैं, छुकुर छुकुर आवाज आती रहेगी, इधर बाजा उनके हाथ में होगा, वो डांस देखकर आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों मज़ा नहीं आएगा? उस डांस का मज़ा लेने के लिए आपको महुआ पीना पड़ेगा थोड़ा सा, उनके साथ उसी गेटअप में आकर के पार्टिसिपेशन का डांस है वो। जैसे आप खुद नशे में आके झूमने लगते हैं ना, दरअसल वो झूमना है। आप सोचेंगे वो देख के मज़ा नहीं आ रहा, देख के मज़ा आने की चीज़ ही नहीं है वो। अब मैं योगा कर रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, कहाँ से मज़ा आएगा? अरे योगा आप कर रहे हो, आपको मज़ा आएगा ना, जो करेगा उसको मज़ा आएगा। तो पार्टिसिपेशन है। तो बस्तर में चाहे सरगुजा में हमारे आर्ट के साथ जब तक सैलानियों का, जब तक टूरिस्ट का पार्टिसिपेशन नहीं लाएंगे हम लोग, तब तक हमारा टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। मतलब मैं गया बस्तर, मैंने चित्रकूट देखा, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, मुझे बहुत मजा आया, नहीं। उस चित्रकूट के झरने के नीचे ट्राइब्स के साथ क्या तुमको डांस करने का अवसर मिला? क्या वहाँ पर कैंप फायर था? क्या तुमने पूरे दिन उनके रोजमर्रा की ज़िंदगी को जिया? क्या तुम उनके साथ पहाड़ में शिकार पर गए? क्या तुमने महुआ बीना? क्या तुमने तेंदुचार इकट्ठा किया? तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमने क्या टूरिज्म का मजा लिया? तुम गए, हाँ भैया चापड़ा चट्टी खिला दो, चीटी की चटनी खा ली, थोड़ा भात खा लिया, माड़िया पेज पी लिया, वो उससे नहीं होगा। आपको समय बिताना पड़ेगा उनके साथ। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। छत्तीसगढ़ देखने की जगह नहीं है, छत्तीसगढ़ जीने की जगह है, और इसी को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, हम HLD हैं। HLD का मतलब है हील, लर्न एंड डेवलप। तो हमारे अभी दायित्व है कि हम इसके प्रति लोगों को जागरूक समय समय पर करते रहें। पत्रकारिता जैसे प्रेशर बड़े फील्ड में आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बना करके रखते हैं? जैसे हम कोरोना के दौर में करते थे ना कि बाहर से आप अपने घर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले कपड़े को निकाल कर जो धोने वाला डस्टबिन है उसमें डाल दीजिए, फिर पाँव की धूल झाड़ लीजिए, उसके बाद घर में घुसिए। मेंटल हेल्थ का मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो जो बाहर की चीज़ें हैं, जिस काम से आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, क्योंकि बिना स्ट्रेस के काम तो होता नहीं है, स्ट्रेस तो लेना ही पड़ता है, तो उसको घर के बाहर छोड़ के चले जाइए, घर के भीतर घुसिए। घर में आपके बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए, घर में डॉग है उसके साथ खेलिए, पौधा उगाइए। मेरा मानना है अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है तो आपको पौधों से प्यार करना आना पड़ेगा। आप एक पौधा उगाइए, 100 पौधे उगाइए। आप अगर पौधा उगाएंगे, जैसे हम लोगों ने जब 10th क्लास में थे तब अंग्रेजी में एक चैप्टर हुआ करता था, द लास्ट लीफ। उसमें एक लड़की होती है, वो बिस्तर पर मर रही है, बाहर एक अंगूर की पत्तियां हैं, अंगूर की पत्ती गिर जाती है तो उसको लगता है कि यार ये पत्ती भी गिर गई, उसका हेल्थ थोड़ा और डाउन हो जाता है, वो मरने लगती है धीरे धीरे। बाद में फिर अंगूर की पत्तियां एक पेंटर बाहर बनाने लगता है, जैसे नई पत्तियां आती हैं उस लड़की की ज़िंदगी में नई जान आने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि अंगूर की नई बेल
पूरी खिड़की के कांच पे से उकेरी जाती है, वो लड़की ठीक हो जाती है। लेकिन पेंटिंग बनाने वाला जो पेंटर होता है वो निमोनिया से मर जाता है। तो मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ हमारा ऐसा ही है। होप से आप जीते हैं, बिल्कुल, है ना। हमारा पूरा जो सनातन धर्म को हम कहते हैं पूरा होप से चलता है ना। बिल्कुल, भगवान क्या है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी की तरह। भाई एक पत्थर की मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति है जिसका आकार किसी स्पेस में जाने वाले उसकी तरह है, रॉकेट की तरह है, और हम उसको शिवलिंग कह रहे हैं। यही है ना। लेकिन मेरी आस्था है उनके प्रति, इसलिए मुझे शिवलिंग नजर आते हैं। मैं उनके ऊपर तेल लेपता हूँ, उनके ऊपर घी लगाता हूँ, दही चढ़ाता हूँ, क्योंकि हम उनको उम्मीद मानते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो ये भोलेनाथ मेरे साथ है। इसी तरह से उम्मीद में जिंदा रहना चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है तो पौधे उगाइए। जब पौधे उगाएंगे ना, तो अगर आज आपके मन में कुछ आ रहा है कि नहीं यार जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, 2 दिन 3 दिन आप, चौथे दिन देखिए उसमें फूल उगा रहेगा। तब वो खुशी होगी, यार देखो फूल उगाया इसमें, मैंने इसको 4 दिन पहले फूल उगाया उगाने के लिए जो आप मेहनत करेंगे, वो पेशेंस, क्योंकि वो एक दिन में तो उगता नहीं है। समय देना लगेगा। पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद उसके फूल मुरझाने लगेंगे, उसकी पत्तियां सुकुचाने लगेंगी। फिर आपके पास एक टास्क रहेगा कि आप नर्सरी जाएं, कुछ खाद लेके आएं, उसके लिए कोड़ा लगाएं, खाद डालें, फिर से फूल खिलेगा। तो आप अपने आप को इंगेज रखिए। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ उनका ख़राब होता है जो लोग एकाकी जीवन जीते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले मत रहिए। आपके दोस्त नहीं है तो पेड़ पौधों से दोस्ती करिए। होता है ना कि लोगों को दोस्त बनाना पसंद नहीं होता है, तो पेड़ पौधों से दोस्ती करिए। घर में चिड़िया के लिए पानी रखिए, चिड़िया को रोज़ दाना डालिए। चिड़िया को कुछ अच्छे बीज पसंद होते हैं। जिल्लो एक बीज है, उसको खाने से कबूतर आता है आपके घर में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए, तो क्या होगा, दिमाग शांत रहेगा, फिर अच्छा लगेगा। और गीत संगीत से अच्छा क्या होता है। बिल्कुल, कम से कम महीने में एक बार सिनेमा देखने जरूर जाइए। सिनेमा का असर होता है। ऐसा हम बोलते भी हैं कि हम वी आर सम ऑफ 5 पीपल्स। तो जब हमारे आसपास के जो लोग जो रहते हैं वही हमें बनाते हैं, हम उसी तरीके से डेवलप होते हैं। तो हमारे आसपास का जैसा कल्चर रहेगा, जैसे लोग हमसे जुड़े रहेंगे, वैसी ही हमारे मानसिकता रहेगी। तो आपने जैसा ये बताया कि पेड़ पौधों से जो लोग जल्दी से घुल मिल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप इस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। आप जैसे होते हैं ना, आपके आसपास ये तमाम चीज़ों दिखता है। मेरे गीत को मेरे दोस्त कहते हैं कि जब तू गीत लिखता है ना तो हम समझ लेते हैं कि तेरा लिखा हुआ है। मैंने कहा कैसे? तो जब मैं सावन सावन लिखता हूँ तो उसमें रुखराई नवे जाए का जिक्र आता है कि पेड़ पौधे पानी से भीग करके झुलस चुके हैं, मतलब लद के नीचे आ रहे हैं, वो झूल रहे हैं। फिर सरसर हवा तोला जुड़ा ही मया के तान तोला कोयली सुना ही, इसमें भी नेचर है। तो जब भी मैं कोई गीत लिखता हूँ उसमें चाहूँ ना चाहूँ नेचर आता है, क्योंकि आप जैसे आपको नेचर से प्यार है तो आपके लिखने पढ़ने, आपके बोलने चालने में, आपके एग्जाम्पल्स में नेचर होगा। अगर आपके आसपास अजीब से लोग हैं तो आपकी भाषा में वो अजीब चीजें दिखाई देने लगेंगी। इसलिए तो कहते हैं ना अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती अच्छा बुरा देख के नहीं होती है, वो हो जाती है। आपकी जिससे आत्मीयता होती है, दोस्ती उसी से होती है। इस सिलसिले में आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगी कि जो छोटे शहर और छोटे गांव हैं, वहाँ पर आज भी लोग अगर तनाव से ग्रसित होते हैं तो अपनी बात ठीक से नहीं रखना चाहते, हिचकिचाते हैं। इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? ये मोबाइल जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत सी चीज़ सिखाता है और बहुत एकाकी भी बनाता है। आज इस कमरे में आप और हम बैठे हैं, अगर हम दोनों टॉकेटिव नहीं हैं, बातचीत करने वाले नहीं हैं, तो हम दोनों के हाथ में मोबाइल होगा और हम इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। 30-30 सेकंड में हमको मजा आने लगेगा और हम उसमें खो जाएंगे। एक समय के बाद वो भी बोर लगने लगता है। कितना ही आप मोबाइल रगड़ेंगे, तब बातचीत करने के लिए लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। और अगर लोग नहीं हैं तो फिर आप स्ट्रेस में जाने लगते हैं। गाँव में दरअसल उस तरह का कल्चर नहीं है। पुराने पहले समय में तो लोग दादियों के साथ बैठते थे, दादा के साथ बैठते थे। अब दादा उस दौर के हैं जिस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पापा उस दौर के हैं जिस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी है और आप इतना ज़िंदगी को टेक्नो फ्रेंडली बना चुके हैं कि आपकी मेंटेलिटी, आपके सोचने समझने का नज़रिया, क्योंकि 1990 और अभी बहुत अंतर है। तब के सोच अभी की सोच बहुत अंतर है, दोनों मिसमैच्ड है। भाई 76 वालों के साथ 90 वाले मैच कर सकते हैं, बिल्कुल। उधर वाले इधर से नहीं कर सकते। तो बातचीत करने के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए जो लोगों के पास नहीं है। ये तो आज की विडंबना है, कहना चाहिए।
कि तो जब ऐसी स्थिति आती है तो मैं बोलता हूँ जो चारी चुगली है ना, ये भी अच्छा है। सही बात है। इसलिए अच्छा है कि आप चुगली करने के बहाने एक तो होते हैं। सही बात। औरतों सीखना चाहिए इस चीज़ को, आमतौर पर औरतें करती ही कहते हैं इसको, लेकिन सीखना चाहिए। इसलिए सीखना चाहिए, कॉर्पोरेट का नियम है। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि एक ऑफिस है, वहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, तो उसमें से एक आदमी जानबूझ के बदमाश लाया जाता है जो सबको गरियाए। आमतौर पर वो करण बॉस होता है, बॉस को बोलते करण हैं। बॉस। हाँ। करण बॉस ऐसा ही होगा, वो सबको गरियाएगा। इस बहाने होता क्या है कि सारे एम्प्लॉय आपस में एकजुट होकर के उसको गाली देंगे, तो बाकियों में एकता है, तो एकता से काम हो रहा है। और अगर आप कल्पना कीजिए कि बॉस अच्छा हो जाए, वो सबसे समान बिहेव करने लगे, किसी को ना गरी आए, तो कर्मचारी आपस में, बॉस आप इससे ज़्यादा प्यार करते हो, इससे कम करते हो, उससे ज़्यादा करते हो, तो आपस में लड़ने लगेंगे। बिल्कुल। माहौल बना रहे माहौल बनाता है। मतलब एक विलन समाज में ले आओ, जैसे अभी इंडिया में मुस्लिम को विलन बना दिया गया ना, सारे हिंदू एक है ना जी। मुस्लिम को विलन बना दो, सारे हिंदू एक हो गए। अगर मुस्लिम विलन नहीं होगा तो हिंदू आपस में लड़ेंगे। अगर हिंदू आपस में लड़ेंगे तो जातियां आपस में विभाजित होंगी। तो पॉलिटिकल पार्टी को समझ गई हैं, इसलिए ऐसे ही काम करती हैं कि मुस्लिमों को बना दो गुंडा, हिंदू हो गए एक। दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, सामान्य वर्ग को बना दो गुंडा, अब ST SC OBC एक। तो समाज को हमेशा से एक विलन की जरूरत थी। वो विलन कभी भूत के रूप में रात को बच्चों को इकट्ठा करेगा, वो विलन पापा के सामने बाकी बच्चों को और मम्मी को इकट्ठा करेगा। वो एक विलन की जरूरत समाज में है, और वही विलन जो है बाकियों को बात करने का ऑप्शन देता है। और इसी से हमारी समाज भी विकसित होती है। हाँ, तो जो चारी चुगली निंदा रस है एक। निंदा करने में जो रस है वो किसी चीज में नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए निंदा? अरे कोई निंदा के योग्य है तो निंदा करो बैठ करके आपस में, उसी बहाने टाइम पास तो होगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक होगा। एक आखिरी सवाल, जो अभी छत्तीसगढ़ी भाषा में जो नए नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कंटेंट क्रिएटर और लिपसिंग और नचैया, ये तीनों अलग अलग हैं। अच्छा। डांस अगर खूबसूरती से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो वो डांस 2-3 तरीके से किया जाता है। एक अपने खुश होने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। और एक आपको डांस करना आता है तो आप उसको प्रदर्शित भी करते हैं कि देखिए मैं इस तरह डांस करती हूँ, सिखाने के लिए दूसरों को। लिपसर ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, कि गाना किसी का गाया किसी ने और लिपसिंग कर रहे हैं। वो भी एक आर्ट है, सबसे नहीं हो पाता है। कलाकार को लिपसिंग करना आता है, लेकिन अब ये जो लिपसिंग है ना, ये पैसे कमाने का जरिया बन गया है। अब एक छत्तीसगढ़ी गाना आप बहुत मेहनत करके बनाते हैं, गाने की कीमत से उसका 2 गुना कीमत आपको इस बात के लिए खर्च करना पड़ता है कि वो लिपसिंग करने वाली बहनें उस पर रील बना दें ताकि वो गाना लोगों तक पहुंचे। हमेशा काम नहीं करता है। कई गाने इतने सुंदर होते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है। जो शुरुआत में एक रील का 500 रुपये लेने वाले थे, वो लोग फ्री में बनाते हैं बाद में, जब गाना हिट हो जाता है उसके बाद। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सही मायने में, जो छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं ओरिजिनली, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा अपने उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा समृद्ध होती रहे। वो जिनको मतलब वो कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल ना लाएं पैसे के लालच में। कि एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है छत्तीसगढ़ का, नाम नहीं लूँगा, इस समय कॉमेडी में टॉप में चल रहा है। अच्छा। मैं खुद उसके कोई कंटेंट मिस नहीं करता हूँ, मैं उसके देखता हूँ। लेकिन कल मैं उसको एक ऑनलाइन गेम का ऐड करते देख रहा था। अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। अच्छा। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रही है। हाँ। और कम से कम अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राज्य की जनता आपसे प्यार कर रही है, तो आप गुटका सुटका जुआ चित्ती इसका प्रचार ना करें। सामाजिक दायित्वों को भी समझें। हाँ। जैसे अनुज शर्मा हमारे हीरो हैं, तो हीरो यूं ही नहीं है। आज तक उन्होंने कभी किसी गुटखा का प्रचार नहीं किया है, आज तक उन्होंने कभी किसी ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार नहीं किया है। अच्छे पैसे ऑफर आए हैं। मतलब एक रील अगर आप पोस्ट करेंगे तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पैसे की जगह अपने राज्य के कल्चर को प्राथमिकता दी, इसलिए वो द हीरो अनुज शर्मा है। करेक्ट, बिल्कुल तो सही। ऐसे बाकी लोगों को भी करना चाहिए कि कम से कम ये जुआ चित्ती का प्रचार ना करें। गवर्नमेंट तो नीच है जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। ड्रीम 11, ये क्या स्क्रीन पत्ती और क्या अजीब अजीब नाम है, आप बिंजो क्या खेलोगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। इस तरह की घटिया ऐप जो हैं, जिसमें आज आप खेलेंगे, एक दिन कमाई होगी, 10 दिन लूटेंगे आप। जुआ किसी का ना हुआ, ऐसे हमारे पिताजी लोग कहा करते थे। तो वो जुआ तो नुकसान ही करेगा ना अल्टीमेट लोगों का। तो ये हमारा इन्फ्लुएंसर जुआ खिलवा रहे हैं लोगों को। इनको समझना चाहिए कि कम से कम इस तरह की चीज़ों का प्रमोट ना करें। बहुत सारे, किसी की दुकान है, कपड़े की शॉप है, कोई बिजनेसमैन है, बिल्डर है, जमीन बेच रहा है, उसका प्रचार करो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। ये जुआरियों का प्रचार कम से कम इन्फ्लुएंसर्स को नहीं करना चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बातें की और छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा कंटेंट। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।